अकबर के शाही खजाने में हुई चोरी की खबर जैसे ही महल के कोने कोने तक पहुंची, हवा में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। रात के निर्जन समय में वो कोठरी जहां रत्नाभूषण और सुनहरे सिक्के सदियों से सिकुड़े आराम किए रहते थे, अब खाली थी। एक एक सूना तख्ती, ताले के कोई निशान नहीं, पर खजाने का भारी पिंड गायब। अकबर ताजा चंदन की तरह शांत दिखाई देते थे, पर उनकी आंखों में आग थी। वे तुरंत दरबार बुलवाने का हुक्म देते हैं। आंदर आने बाहर के लोगों के बीच अफवाहें तेजी से पांव पसारने लगी। चोरी रानी के महल में, राजेशाही खजाना चोरों के हाथ। कई लोग तो कहते थे कि रात में चमकते हुए रत्नों की रोशनी दिखी थी, और कोई अंधेरे में पांवों की खनक सुनने का दावा कर रहा था। पर असली सच्चाई बहुत ही जटिल थी। अकबर के दरबारी और मंत्री परेशान थे। कुछ ने तुरंत कठोर कदम उठाने की सलाह दी, सख्त सजा, रात भर के पहरे तेज करना, शक होने पर किसी को भी सजा देना। पर अकबर ये सब देखकर इधर उधर घूरते रहे और अंत में बोले, इस विषय में केवल एक ही व्यक्ति मुझ पर भरोसा रखता है, बीरबल। उसे बुलाओ। बीरबल जब दरबार में आए तो उनका चेहरा शांत, पर आंखों में चुनौती की चमक थी। वे बिना किसी घिराने के सीधे अकबर के पास बैठे और बोले, साहिब, मैं चारों ओर जांच करूंगा, पर पहले आप मुझसे एक शर्त मान लीजिए। अकबर ने पूछ लिया, शर्त क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले कि आप मुझ पर भरोसा रखें, और जो सैकड़ों लोग रात भर चिल्लाहट करते हैं, उन्हें शांत रहने का आदेश दें। मुझे अकेला काम करने दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, जाओ और सच पकड़ कर लाओ। ये वही बीरबल थे जिनकी सूझबूझ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, पर इस बार मामला इतना नाजुक था कि हर कोई उनकी चाल की प्रतीक्षा कर रहा था। बीरबल ने दरबार खजाने की खिड़कियों, तख्तियों और ताले का निरीक्षण किया। उन्होंने साबे खजाना से पूछा, किसने अंतिम बार ताला खोला था? साबे खजाना ने बताया कि वही हर रात इन तल्लेम नियमों के हिसाब से तिजोरी बंद करते हैं, और कल रात भी वही आया था। बीरबल ने तिजोरी के फर्श पर एक हल्का सा सफेद पाउडर पाया, जो कि साधारण पाउडर नहीं था। ये पेपर चिन की तरह बिखरा हुआ था। उन्होंने अपने इनाम के हिस्से की तरह उस पाउडर की सुगंध सूंघी और हल्के से मुस्कुरा दिए। दरबार में कोई उस पाउडर का मतलब नहीं जानता था, पर बीरबल की समझ ने बताया कि ये निशान उस तरह के हैं जो पैरों से नहीं पर किसी कपड़े या अब निशान छोड़ते हैं। वे चुपके से महल के चतुर्दिक जगह जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। कोई रेसिपी शेफ का बयान देने के लिए तैयार नहीं था। न कोठरी के चौकीदार के पास कोई ठोस सबूत मिला, पर बीरबल का ध्यान एक छोटी सी बात पर गया। रात की चुप्पी में जहां रक्षक चौकीदार की टोकियां बंद हुई थी, वहां से थोड़ी सी मिट्टी और 4 अलग अलग प्रकार के बालों के निशान मिले। एक मोटा काला, एक मुलायम और पूंछ जैसा, एक सूखा हल्का और एक बारीक घुंघराला। बीरबल ने जान लिया कि यह चोरी एक अकेले की हरकत नहीं थी। उन्होंने दरबार को एक रहस्यमयी सूचना दी कि खजाने पर 4 लोगों की नजर थी, और वे चारों का मिलकर काम होना तय है। अकबर ने आदेश दिया कि चारों ओर कड़ी तलाशी रखी जाए, पर बीरबल ने सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया, महल का बड़ा आंगन, और बोले, जो भी सच्चा है उसकी सांस में सहजता है, जो दोषी है उसकी आंखें चकाचौंध से बचेंगी। उन्होंने कुछ दरबारी और नौकरों से सवाल किए, पर किसी का चेहरा चमकीला और साफ था। बीरबल ने फिर चुप्पी साध ली और कहा कि वे स्वयं एक चाल चलेंगे। अगले दिन उन्होंने पूरे महल में एक संदेश फैलाया कि अकबर स्वयं नया खजाना देखने आएंगे, और वे रात को खजाना वही रख कर जाएगा जहां पहले था। पर हकीकत यह थी कि उन्होंने खजाने को सुरक्षित रूप से दूसरी गुप्त तिजोरी में स्थानांतरित कर दिया था, और खुला खजाना वही दिखा दिया गया था, खाली, पर खिड़कियां और तख्तियां वैसी ही थी। इस योजना के पीछे बीरबल की मंशा थी कि जो सचमुच चोरी करने वाला था, वो घबरा कर वही मौका देखेगा जब खजाना को फिर से उस पुराने स्थान में रखा गया समझेगा। रात में महल की रातें सामान्य दिखने लगी, पर बीरबल ने गुप्त निगरानी के लिए कुछ ऐसे नौकर चुने जो कमजोर पर आंखों में चतुराई रखते थे।
उन्होंने 4 अलग अलग द्वारों की चाबी को 4 अलग अलग स्थानों पर रखा और उसी समय महल के भीतर खाने पीने के लालच से जुड़ी कुछ चीजें रख दी। आम मिठाई, एक विशेष किस्म का केक और एक किस्म का महकता तिल। बीरबल जानते थे कि चोर भरी रात में तिजोरी तक पहुंचने के लिए किसी तरह से भी फर्क नहीं डालेंगे। वे भूख या लालच अपने साथ लेकर आएंगे। उसी रात जब चांद आधा ही निकला था और महल के बाहर हल्की बर्फ जैसी पाउडर झड़ी जैसी नहीं पर ठंडी हवा थी, 4 परछाइयां खड़खड़ाकर महल के पास नजर आई। वे अलग अलग आयु, रूप और चाल के थे, पर उनमें से हर एक की आंखें कुछ ऐसी चमक लिए हुए थी कि चारों मिलकर एक ही धुन पर थरथरा रहे थे। बीरबल ने छुप कर देखा। पहला व्यक्ति था एक पुराना पुरोहित जैसा, कपड़े धुले धुले, गले में माला, उसके हाथों में एक छोटी झोली। दूसरा था एक नटरंगी साज पहने हुए संगीतकार, जो मुस्कुराने में माहिर था और हमेशा लोगों को हंसाकर भोलापन दिखाता था। तीसरा एक रसोइया जैसा बड़ा और चौड़ा कंधों वाला, जिसकी पगड़ी पर तेल के दाग थे। और चौथा एक कमजोर सी शक्ल वाला नौकर, जो हमेशा दूसरों की नापतोल में पीछे रहता था। चारों का सामूहिक चालढाल देखकर बीरबल ने अंदाजा लगाया कि ये वे अंग ही हैं जिन्हें दरबार में हर कोई हंस-हंस कर देखता था। बीरबल ने भीतर जाकर चोरी की जगह की सोचना बंद कर दिया और योजना के तहत 3-4 नौकरों को अलार्म बजाने का संकेत दे दिया। पर अलार्म बजने से पहले बीरबल ने चारों को देख लिया और धीमे से उनके पीछे पीछे चले। चोरों ने इतनी बेहुदा चाल न दिखाई कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो। वे शांत पर सुनियोजित थे। उन्होंने अलग अलग रास्तों से तिजोरी के पास पहुंचना चुना। एक एक करके ताले खोलने लगे, जैसे वे चारों अलग अलग हिस्सों में काम बांटकर कर रहे हों। बीरबल ने चुपके से देखा कि कैसे संगीतकार किसी तरह की मीठी धुन बजा रहा था, जो चौकीदारों के कानों को मोह लेती। पर बीरबल ने पहले से ही कुछ तेलों से चौकीदारों के कानों को बंद कर रखा था। नहीं, ये सचमुच एक खेल था। दालान में एक झंकार हुई और अचानक सब कुछ थम गया। बीरबल ने अपनी दाढ़ में उंगली रखी और कहा, अब। उसी क्षण महल के भीतर कुछ किरचों ने चारों दिशाओं की खिड़कियों को बंद कर दिया और कुछ छुपे हुए दरबारी बाहर से अंदर आ गए। चोरों को लगा कि यही मौका है और वे काम में लग गए। पर तभी बीरबल ने खुलासा कर दिया कि वो सिर्फ जिज्ञासा नहीं कर रहे थे। वे चारों को एक एक कर घेरे में ले आए। पहली बार ऐसा देखकर महल के लोग दंग रह गए। चारों चोर अलग अलग थे, पर उनके चेहरे पर वही शरारा था जो बीरबल ने देखा था। अकबर ने बंद आंखों से सब कुछ सुना और तब अपने शब्दों में ठंडी हंसी भरी। बीरबल, तुमने चारों को एक साथ पकड़ा। बताओ, इन चोरों का संबंध क्या है? बीरबल ने कहा, साहिब, ये चारों पराए नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आप हर रोज देखते हैं। पुरोहित, संगीतकार, रसोइया और एक मामूली नौकर। पर उन चारों ने खजाने को अपने निजी दुखों के कारण छीन लिया। ये सुनकर सब हैरान हुए। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने आंखें घुमाई और बोला, हकीकत यह है कि इनके दिलों में अकबर के राज्य का बड़ा हिस्सा बसता है। इनके परिवारों की गरीबी, अनदेखी और एकसी जरूरतों ने इन्हें मिलवाया। पर चोरी करने के बाद भी मैं इनके इरादों को दंड नहीं दूंगा। पहले सच सुनो। फिर बीरबल ने क्रमश पुरोहित से कहा कि वो बताए कि उसने क्यों चोरी की। और पुरोहित ने आंसू भरे स्वर में कहा, मैंने चोरी नहीं की ताकि खुद अमीर बन सकूं, पर मेरे मंदिर के सामने बच्चों के लिए खिरन का भंडार खत्म था और मेरी माला के मोतियां दान देने के नाम पर गायब हो गई। मैंने सोचा कि राज के खजाने से कुछ निकालकर उन बच्चों को खिलाऊंगा। संगीतकार ने कहा, मेरी बांसुरी ने अकबर की महफिलें सजाई, पर मेरे घर की दीवारें टूट रही हैं और मेरी बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। रसोइया ने कहा, मैंने खाना पकाया पर मेरा बेटा बीमार था और दवा के लिए पैसे नहीं थे। चौथे ने धीमे से कहा, मैंने दरबार के गिरते हुए अंशदायी जीवन को देखा, कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग अपने आप को दोषी मानने लगे कि कैसे छोटे छोटे लोग इस तरह महसूस कर रहे थे।
अकबर चुप रहे और उनकी आंखों में मिश्रित भाव थे, गुस्सा, दया और न्याय का द्विभाजन। बीरबल ने आगे कहा, इन चारों ने चोरी की, पर उनका मकसद स्वार्थ से नहीं बल्कि जरूरत से था। कानून के अनुसार सजा देना आसान है, पर इंसानियत कहती है कि हमें समझना चाहिए। अकबर ने सोचा, राजा का दिल दया और न्याय दोनों का मुकाबला करता रहता है। उन्होंने आखिरकार निर्णय लिया कि चोरी की वस्तुएं वापस ली जाएं और चारों के अपराध की प्रकृति के अनुसार उन्हें दंड से बख्शा जाए, पर शर्त यह कि वे सब अपनी सारी कमाई दान कर दें और लोगों के बीच काम कर इनके कारण जो कमी थी उसे पूरा करें। पर बीरबल ने यहां सिर्फ इतना ही नहीं छोड़ा। उन्होंने एक सुंदर प्रस्ताव रखा। ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जहां चारों को समाज के सामने रखा जाए और उन्हें आजीविका का स्थायी मार्ग दिया जाए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, तुम क्या सुझाते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इन चारों के हुनर को राज का समर्थन मिले। पुरोहित को मंदिर का मुनीर दास बना दो और लोगों का ध्यान रखने का जिम्मा दो। संगीतकार को राज की महफिलों में आधिकारिक संगीतकार बनाया जाए ताकि उसकी कला का उचित मोल मिले। रसोइया को महल का प्रधान बावर्ची बना दो, जिससे भोजन की व्यवस्था में उसे स्थायी पैसा मिले। और चौथे नौकर को एक भरोसेमंद हाल के रूप में नियुक्त करो ताकि वह अपनी ईमानदारी साबित करे। साथ ही मैं सलाह देता हूं कि सरकार कुछ अनुदान योजना आरंभ करे जिससे महल में काम करने वाले सभी छोटे छोटे लोगों को आपातकालीन सहारा मिल सके, ताकि वे ऐसी स्थिति में चोरी पर विवश न हों। यह सुझाव सुनकर अकबर के हृदय में संतोष की लहर दौड़ी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चारों को इन पदों पर नियुक्त किया जाए और साथ ही ऐसी एक समिति बनाई जाए जो दरबार के छोटे कर्मचारियों की समस्याओं का हल करे। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने एक अंतर्निहित चाल खेली जो सबको चौंका देगी। उसने कहा, साहिब, खजाने की सुरक्षा अब और अधिक मजबूत करनी होगी, पर सुरक्षा का मतलब बस दंड देना नहीं, हमें लोगों के दिलों को भी मजबूत करना होगा। बीरबल ने फिर से उन पाउडरों की बात उठाई जो वो तिजोरी के पास पाए थे और बताया कि वो पाउडर दरअसल नकलवर, चोरी के निशान छुपाने के लिए नहीं, पर एक विशेष तरह की जड़ी बूटी थी जिसे अमूमन नगर के बुजुर्ग लोग अपनी शारीरिक दुर्गंध छुपाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ था कि चोरों ने किसी तरह से नगर के उन हिस्सों से मदद ली थी जहां ये जड़ी बूटी आम थी। बीरबल ने उस निशान को तब तक पीछा किया जब तक कि ये एक छोटे गांव के ओर न पहुंचा जहां पुराने समय के चंद लोग रहते थे। वो गांव दरअसल अकबर की प्रजा का वो हिस्सा था जिसे दरबार कम देखता था। वहां से आने वाले चारों लोगों की जिंदगी का दर्द बीरबल के समक्ष बेहतर तरीके से खुल गया। बीरबल ने गांव में जाकर लोगों से कहा कि अगर राज्य को चाहिए कि ऐसे अपराध न हो तो सरकार को ऐसे इलाकों से जुड़ना होगा। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि अकबर उनकी मदद करेगा। अकबर ने यह सुनकर खुद गांव का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय नाजुक खेती के मसले सुने और अधिकारियों को आदेश दिया कि उन क्षेत्रों में विशेष खाद पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएं। इस सब के बीच चारों चोरों का दोष और भी मानवीय रूप में उभर कर आया। उनकी चोरी का कारण सिर्फ निजी जरूरतें नहीं, पर सामाजिक उदासीनता भी थी। बीरबल ने दरबार में एक छोटी सी सभा बुलाई जहां उन्होंने कहा, राज्य का खजाना बहुमूल्य है, पर उससे भी बहुमूल्य है जनता की आत्मा। अगर आत्मा कमजोर हो तो खजाना भी खो जाएगा। इस बात से सभी मंत्रियों के मुंह से कोई जवाब न निकला। कुछ लोग शर्मिंदा दिखे, कुछ लोग खामोश रहे। अकबर ने अपनी तलवार उठाकर चारों को अधिकृत रूप से माफ किया, पर साथ ही बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे राजमहल में व्यवस्था बदली। नए नियम आए। तिजोरियों के रखरखाव के साथ गरीब कर्मचारियों के लिए आपातकालीन निधि शुरू हुई और लोगों के लिए नौकरी प्रशिक्षण के नए केंद्र खोले गए। चारों चोरों की जिंदगी बदल गई। पुरोहित ने बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं आरंभ की और मंदिर के समक्ष एक राशनदान का कार्यक्रम चलाया। संगीतकार ने राजभवन में संगीत के स्कूल की शुरुआत की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त संगीत सिखाया गया।
रसोइया ने महल के भोजन प्रबंधन को बेहतर बनाया और बीच बीच में गांव में भोजन वितरण भी किया। चौथा नौकर सरकारी सुरक्षा व्यवस्था का एक छोटा प्रहरी बन गया, जो गांवों में जाकर लोगों को दरबार की योजनाओं के बारे में बताता। समय के साथ लोग भूलने लगे कि ये वही लोग थे जिनसे कभी चोरी हुई थी। उन्हें नई पहचान मिली, समर्पण की, सेवा की और सुधार की। पर एक रात, कुछ साल बाद, जब अकबर और बीरबल महल के एक छोटे से आंगन में बैठे थे और चाय पी रहे थे, अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कभी कुछ पछतावा नहीं होता कि तुमने उन्हें सजा न देकर अनजाने में नियमों का उल्लंघन बढ़ाया? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, साहिब, सजा देने से नियम कड़ाके में रहते हैं, पर दया देने से नियमों का असली मकसद पूरा होता है। हमारे पास दोनों का संतुलन होना चाहिए। यदि केवल सजा देने से काम चलता तो दुनिया पूरी तरह से काली होती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, पर मुझे बताओ कि तुमने कैसे ये जान लिया कि चारों चोरों ने मिलकर चोरी की थी? बीरबल ने अपनी चाय का कप उठाया और धीरे धीरे बोला, नजरों से साहिब, नजरों से। चारों की चाल, उनके कपड़ों पर लगे दाग और सबसे बड़ी बात, उनके दिल की भाषा। जब इंसान जरूरत में होता है तो उसके कदम एक ही ताल पर चलते हैं। अकबर ने फिर कहा, और वो पाउडर, आपने उसे क्यों छोड़ा? बीरबल ने आंखें झपकाई और कहा, कभी कभी निशान छोड़ देना जरूरी होता है ताकि सत्य खुद ही सामने आ जाए। अगर मैं हर निशान मिटा देता तो शायद जड़ तक न पहुंच पाता। अकबर की आंखों में संतोष की चमक आ गई। इस तरह न केवल चारों चोर पकड़े गए, पर उनकी सजा और फिर सुधार की कहानी पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई कि न्याय का मतलब सिर्फ कठोरता नहीं, पर समझबूझ और समाज के साथ संवेदनशील तालमेल भी है। वर्षों बाद लोग अकबर के दरबार की इस घटना की चर्चा करते हुए बताते कि किस तरह एक शातिर दिमाग ने चारों चोरों की बुनियाद पर जाकर उन्हें समाज के हित में चाल बदलवाई। बीरबल के नाम के आगे नई गरिमा जुड़ गई। न केवल वह एक बुद्धिमान दरबारी था, पर एक ऐसा आदमी भी था जिसने आंखें खोलकर देखा कि सजा और दया में संतुलन ही राजा का असली काम है। और जहां तक खजाने की बात थी, वो फिर कभी भी चोरी का शिकार नहीं बना, क्योंकि राज्य ने सिर्फ ताले नहीं बदले, उसने लोगों के दिलों में सहारा दे दिया। बीरबल पर झूठा आरोप लगाया गया। ये वाक्य जैसे ही महल के गलियारों में फैला, हवा में एक अजीब सी कटु गूंज उठी। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ आंखें चौंधिया कर उठीं और कुछ ने अपने अपने कोनों में सर झुकाकर चुप्पी साध ली। पर यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। ये कोई छोटा सा झूठ नहीं, बल्कि महीनों की साजिशों और प्रेम घृणा के उलझे जाल की उपज थी। रात उस वक्त खत्म हुई थी जब महल के दरबार में एक ऐसे दस्तावेज का पर्दाफाश हुआ जिसने बीरबल की साख पर तीखा प्रहार किया। दस्तावेज में लिखा था कि बीरबल ने गुप्त रूप से राजद्रोहियों के साथ मिलकर राज्य के भीतर एक गुप्त नेटवर्क बनाया है, जिसका उद्देश्य अकबर की नीतियों को कमजोर करना और विदेशी शक्तियों के लिए दरवाजे खोलना था। ये आरोप पढ़ते ही दरबार में बैठा हर आदमी कांप उठा। कुछ ने आंखों में अविश्वास दिखाया तो कुछ ने मुस्कुराहटें छिपा ली। अकबर के चेहरे पर पहले तो अचंभा था, और फिर एक तरह की ठंडी चुप्पी ने उनके चेहरे पर अंकित हो गई। वे उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल को बुलाओ। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उनका चेहरा वैसा ही शांत और सौम्य था जैसा पहले देखा गया था, पर अंदर उनकी रग-रग में हड़कंप मची हुई थी। वे बिना किसी घबराहट के बैठे और बोला, साहिब, क्या बात हुई? अकबर ने दस्तावेज उन्हें थमाया और उनकी आंखों में सवाल की तेजी थी। बीरबल ने दस्तावेज देखा। उस पर कुछ छाप छाप के हस्ताक्षर, कुछ अजीब कटछांट और थोड़ी सी सुस्त भाषा थी। पर बीरबल की नजरें ऐसी छोटी छोटी बातों पर टिक जाती थी जो अन्य लोगों की नजर से छूट जाया करती। उन्होंने पूछा, यह दस्तावेज कहां से आया? किसी ने कहा कि वो सुबह महल के गेट पर मिला था। किसी ने कहा कि एक अजनबी ने इसे खामोशी से महारानी के पास रखा था। पर असल बात यह थी
कि दस्तावेज इतनी सलीके से जाली बनाया गया था कि यदि आप सतही निगाह से देखो तो आपका विश्वास टूट सकता था। बीरबल ने पहले ही पल में महसूस कर लिया कि ये किसी के दिमाग की गहरी साजिश है। पर किसकी और क्यों? क्या किसी की जलन थी, कोई पुराना दुश्मन था, या फिर कोई राजनीतिक शत्रु जिसने बीरबल को बेइज्जत करके अपने फायदे साधने की ठानी थी? बीरबल ने अकबर से विनीत निवेदन किया कि उन्हें स्वतंत्र रूप से जांच करने दिया जाए। पर अकबर का मिजाज उस दिन कसैला था। हृदय में तिहरा भाव, विश्वास का घाव, व्याकुलता और कुछ कुछ शक। उन्होंने कहा, तुम जांच करो पर सावधानी से, और अगर तुम बेगुनाह हो तो बताना। बीरबल ने सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर वे जानते थे कि बचना मुश्किल होगा, क्योंकि झूठ की तूल जैसी कोई चीज एक बार बढ़ जाए तो सच्चाई दबने लगती है। बीरबल ने पहले उसी दस्तावेज की बातों को उल्टा पलटा किया। शब्दों की काट, पन्नों की श्रेणी, स्याही के प्रकार और उस फाड़े हुए हिस्से के किनारों की बनावट। उन्होंने महल के पारंपरिक कागजों और बाहरी कागजों के नमूनों से तुलना की। वे जानते थे कि जालसाज किस तरह के कवि हथियार का इस्तेमाल करते हैं। आधा सच, आधा झूठ, और बीच में सारे भावनात्मक धक्का। जांच के पहले दिनों में बीरबल ने अपने सीनियर्स और कुछ भरोसेमंद नौकरों से बातचीत की, पर किसी ने कुछ बताया नहीं। कोई चोर ने खुलकर नहीं कहा कि उसने दस्तावेज दिया, और कोई दरबारी भी खुद को इस घनघोर साजिश से बेपरवाह नहीं दिखा पाया। फिर बीरबल ने अपने कुछ पुराने तरीकों का सहारा लिया। नजरों से पूछताछ। वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते थे। किसकी सांसें बिगड़ी, किसने अपने जूते टटोलने लगे, किसने अचानक चाय की प्याली गिरा दी। उन्होंने पाया कि एक छोटी सी बात बार बार सामने आ रही थी। कुछ लोगों के शब्द, बातचीत के बीच में एक अजीब सी हंसी जो अचानक छूट जाती थी। कुछ लोगों की निगाहें जो अचानक दरबार के सिरे पर पक्की होती थी। उन लोगों में से एक नाम बार बार सुनाई दिया, वही कुबेर, अकबर के एक पुराने मंत्री, जिनके चेहरे पर हमेशा एक चिकनी मुस्कान रहती थी और जिनके हाथ में राज्य के कुछ ठोस व्यापारिक फायदे जमे हुए थे। कुबेर का इतिहास साफ था। उसने कई बार बीरबल की सूझबूझ से राजनीतिक लाभ महसूस किया था, पर हर लाभ के साथ उसके मन में ईर्ष्या जैसी चिंगारी भी जलती रहती थी। बीरबल ने कुबेर के चहकते चेहरे की आड़ में कुछ संकेत पाए। कुबेर अक्सर दरबार में ऐसी बातें करता जो दूसरों को छोटी छोटी बातें मानकर उड़ा देता था, पर बीरबल जानते थे कि उसके भीतर अमल में लाने वाला एक तेज चालाक दिमाग है। पर सिर्फ शक से कुछ सिद्ध नहीं होता। बीरबल ने और भी तहकीकात की। एक शाम बीरबल ने महल के भित्ति चित्रों के पीछे लगे पुराने पत्रों की तलाशी ली। उनके पास हमेशा कुछ रहस्य होते थे जो केवल रात्रि में खुलते थे। उन्हीं कागजों के ढेर में उन्हें एक पर्ची मिली, छोटी परतदार, जिस पर कुबेर के हस्ताक्षर जैसा कुछ लेफ्ट है और जिस पर एक गुप्त संकेत बना था जिसे केवल कुछ ही लोग समझते थे। एक विशेष प्रकार का मोहर जो कुबेर के कारोबारी सौदों में प्रयुक्त होता था। यह पर्ची बीरबल के हाथ में आते ही जैसे किसी स्पर्श से बिखरने लगी, पर बीरबल ने शांत रहकर और भी जांच की। उन्होंने देखा कि पर्ची के नीचे कुछ छोटा सा मिट्टी का दाग था, ऐसा दाग जो उसी इलाके की मिट्टी से मिलता था जहां सरकारी भंडार रखा जाता था, और इसने उन्हें एक नई दिशा दी। बीरबल ने महसूस किया कि साजिश सिर्फ अकबर के दरबार तक सीमित नहीं है, यह राज्य के आर्थिक हितों तक भी फैली हुई थी। अगर कुबेर ने किसी तरीके से राज्य के व्यापारियों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया तो वो खुद लाभ उठा सकता था। व्यापारियों के शेयर गिरेंगे और कुबेर सस्ते में हिस्से खरीद लेगा। यह नजरिया बीरबल को भयभीत कर गया, पर वे जानते थे कि ऐसे आरोपों को साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुबेर के पास अद्भुत हथियार थे। मुखर भाषण, मिलनसार चेहरा, और जिन लोगों पर वो निर्भर था उनकी काली बुझी आंखें। बीरबल ने एक चाल सोची। खबर फैलाने की बजाय उन्होंने कुछ छोटे छोटे संकेत छोड़े, जैसे कि कोई व्यक्ति जो सच का वकील है उसे छेड़कर देखा जाए।
उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेजों की नकल बनाई जिन्हें कुबेर के दस्तावेजों से मिलाया जा सके। वे ये दिखाना चाहते थे कि जालसाज कैसे काम करते हैं, और कबीर की करतूतों को सामने लाने के लिए उसे उसी जाल में फंसाना था जिसकी उसने दूसरों के लिए जाल बिछाया था। एक रात बीरबल ने महल के बाहर एक भिन्न तरह का दरिया लगवाया, निशाचर संगीत और थोड़े से नकली खबरों का मिश्रण, ताकि कुबेर की आंखों में आकर वो वही भूल कर दें जो वे सोचते थे। बेशक कुबेर की चाल में कोई कमी नहीं थी। वो उन जगहों का राजा था जहां लोग खामोश रूठे हुए होते थे। पर बीरबल ने कुबेर के कुछ भरोसेमंद मित्रों के जरिए एक छोटी सी अफवाह फैलाई। कुबेर सोच रहा है कि बीरबल की प्रतिष्ठा पर चोट करके अपनी जगह मजबूत कर ले। ये अफवाह कुबेर के कानों तक पहुंची और वो कुछ पल के लिए फिर भी भौहें चढ़ाकर बैठा। फिर वो दिन आया जब महल में एक और दस्तावेज रखा गया, इस बार और अधिक प्रभावशाली रूप से। दस्तावेज में बीरबल के पुराने कुछ पत्रों का हवाला देते हुए कुछ आंशिक रूप से छेड़छाड़ किए गए संवाद और एक नक्शा था जिसमें कुछ गुप्त मार्गों के बारे में संकेत दिए गए थे। ये नक्शा दिखता था मानो किसी विदेशी पर्सन को दिया गया हो। खबर फैलते ही लोग शक करने लगे कि बीरबल पर विदेशी संपर्क है, पर बीरबल शांत रहे और अंदर से उन्होंने अपनी पुरानी मित्रता और चाल का प्रयोग करते हुए ये सोचा कि अब सामने आकर सब कुछ साफ करना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे स्वयं इस जमीन की तह तक जांचे, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनसे कुबेर के चेहरे पर हल्की धुंधलाहट छा गई। बीरबल ने कुबेर के कागजों की भी जांच करवाई और पाया कि कुछ पन्नों पर छपे स्याही के धब्बे असामान्य थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने पन्नों को अलग अलग कागजों पर छाप कर मिलाया था। ये एक पुरानी शैली थी। बड़ी चालाकी से काम हुआ था, पर कुबेर के वो हल्के हल्के संकेत उसे बेनकाब कर रहे थे। फिर बीरबल ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने महल के कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने वो नक्शा और दस्तावेज रखा और कहा कि वे अब एक अलौकिक तहखाने की खोज करेंगे। वे चाहते थे कि जो भी असल दोषी हो वो खुद ही आगे आ जाए। बीरबल ने महल में कुछ गुप्त निगरानी करवाई और कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जो गुप्त संदेशों को पकड़ कर रखेंगे। उन्होंने खुद भी रातों में गुप्त रूप से घूमना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए और किसी तरह का ठोस सुराग नहीं मिला, पर तभी एक रात बीरबल की नजर महल के बगीचे की ओर गई। वहां गुलाबों के बीच एक छोटा सा कागज फर्श पर पड़ा था। जैसा कि अक्सर होता है, कोई खामोश संदेश गिर पड़ा हो। बीरबल ने उसे उठाया और देखा कि उस पर कुछ छोटे छोटे अक्षर थे। उनकी शैली किसी कुबेर के खास सचिव की लेखी भाषा जैसी थी। बीरबल ने गुप्त रूप से उस संदेश के बारे में छानबीन की और जांचे तो पाया कि वही सचिव कुछ दिनों से अकबर के व्यापारिक दस्तावेजों में खास तफ्तीश कर रहा था। पर उसका स्वभाव इतना भोला था कि वह किसी चीत्कार वाली मनुष्यता को समझ ही नहीं पाता था। बीरबल ने सचिव को गुप्त रूप से देखा और उसकी आदतों की पड़ताल की। वो अक्सर किसी अलग क्वार्टर में भटकता और किसी अजीब सुर में तख्ती पर कुछ नोकझोंक करता। बीरबल ने जान लिया कि साजिश एक योजना के तहत बुनी गई थी, जिसमें कई लोग, एक बड़े मंत्री की पार्टी, कुछ व्यापारियों और कुछ ग्रामीण दबदबे वाले लोग शामिल थे। उनके उद्देश्य साफ थे, बीरबल को बेइज्जत कर राज्य की नीतियों को अविश्वास के घेरे में लाना और फिर इसके फायदों से खुद राजस्व उड़ेलना। पर बीरबल ने अभी भी अंतिम कदम नहीं उठाया। उन्होंने एक और योजना बनाई। वे कुबेर को ऐसे हालात में लाकर खड़ा करेंगे जहां वो खुद ही अपनी गली का रास्ता बांध दे। बस वही हुआ। बीरबल ने महल में एक भव्य रात्रि महफिल का आयोजन किया और कहा कि इस रात अकबर खुद महफिल में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी राज्य कार्य करना है। पर महफिल में आने वाले मुख्य अतिथि किसी विदेशी राजदूत को बताया गया था, जो कि वास्तव में एक नकली व्यक्ति था जिसे बीरबल ने पहल से तैयार किया था। इस नकली राजदूत के हाथ में वो नक्शा और कुछ दस्तावेज दिए गए जो बीरबल ने खुद बनाया था। पर वे दस्तावेज इस तरह बने थे कि उनके असल नक्शे में एक छोटा सा चिन्ह था
जिसे केवल कुबेर की पिछली मुहर से मिलाने पर ही सच्चा संदेश बनता। कुबेर ने जब वो नकली राजदूत से मिला तो उसने बेखौफी से कहा कि ये अवसर अच्छा है। उसने सोचा कि अब अगर वो इसमें दखल दे तो वो बीरबल के खिलाफ ठोस कदम उठा सकता है और अपनी साख बढ़ा सकता है। कुबेर ने बिना सोचे समझे उस नकली राजदूत के पत्रों को स्वीकार कर लिया और कुछ गुप्त संदेशों का आदान प्रदान किया। पर बीरबल की चाल ये थी कि वो इस पूरी हक को छुपाकर रिकॉर्डिंग करे। नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, पर ऐसी प्रमाणिक गवाही जमा करे जो अदालत में भी चल सके। अगली सुबह महल में जैसे ही बात फैली कि कुबेर और उस विदेशी के बीच गुप्त बातचीत हुई है, अकबर के मुंह से कुछ शब्द निकले ही थे कि कुबेर का चेहरा गोरा पड़ गया। उसने कहा कि वो निर्दोष है और ये सब जाल है। पर बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, साहिब, सत्य के सामने झूठ टिकता नहीं। उसने उस रात के कुछ गवाहों और उन दस्तावेजों को पेश किया जो उसने जाल बुने जाने की तरह जमा कर रखे थे। कुबेर अब घुटने टेकने लगा। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुबेर ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे दोषी सिद्ध न किया जा सके तो वो खेल बिगाड़ देगा। उसने महल के कुछ शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, जिनमें कुछ व्यापारी और कुछ उच्चपदस्थ अधिकारी थे, और उन्होंने मिलकर बीरबल के खिलाफ विरोध खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीरबल ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। उसने जाल बिछाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया और ये सब दरबार का अपमान है। कुछ ने तो अकबर से यह भी कहा कि बीरबल की लोकप्रियता और उनकी सलाह की वजह से सरकारी निर्णयों में बाधा आती है। बीरबल अब अकेले नहीं थे। उन पर जनता का विश्वास भी एक जटिल खेल बन गया था। अकबर घबराए नहीं, पर उनके होठों पर गहरी चिंता थी। उन्होंने सोचा कि यदि इस मामले को बलपूर्वक दबाया गया तो दरबार की छवि मिट सकती है। पर यदि बीरबल बेगुनाह निकले तो जिन लोगों ने उन्हें बदनाम किया था वे और अधिक ताकतवर बन जाएंगे। अकबर ने तर्क किया कि न्याय का फैसला तथ्यों पर होना चाहिए, न कि जनता की भीड़ पर। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे आत्मसमर्पण न करें, पर पूरी जांच में सहयोग करें। बीरबल ने शांत होकर कहा कि वे सच का सामना करने के लिए तैयार है, पर इस बार उन्होंने एक ऐसी चाल चलने की ठानी जिसे कुबेर और उसके साजिशकर्ताओं ने कभी सोचा न होगा। बीरबल ने महल के बाहर के कुछ नगरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, खासकर उन व्यापारियों से जिनके साथ कुबेर का संबंध था। उन्होंने देखा कि कुबेर उन व्यापारियों के साथ कई गुप्त सौदे करता रहा है, पर वे सौदे कानूनी थे। पर बीरबल ने एक छोटा सा कुटिल योजना किया। उन्होंने उन सौदों का ऐसा उल्टा सीधा परिचय महल में दिया कि लोगों के दिमाग में शक बैठ जाए। पर असल चाल ये थी कि बीरबल चाहते थे कि साजिश के सारे तार खुद ब खुद सामने आए। समय के साथ कुबेर के कुछ साथियों ने बीरबल के तरीके को समझना शुरू कर दिया, और उनमें से एक ने पछतावे में बीरबल को एक खुला पत्र भेज दिया। पर वो पत्र भी सिर्फ आधा सच कहता था। उसने लिखा कि उसने कुबेर के लिए कुछ मदद की थी, पर अब उसे खेद है। ये पत्र बीरबल के हाथ लगा और उसने उसे ध्यान से पढ़ा। पत्र में कुछ ऐसा लिखा था जो पूरी साजिश के एक कोने को उजागर कर देता था। वो कोना था एक नाम का, एक गुमनाम खरीदार का, जो अक्सर कुबेर के साथ व्यवसाय करता था। बीरबल ने उसी नाम को खोजा और पाया कि वो नाम एक बाहरी व्यापारी से जुड़ा हुआ था, जो राज्य के बाहर के कुछ व्यापार चक्रों में मशहूर था। इस व्यापारी के पास भेजे जाने वाले कुछ पैकेट्स में अक्सर छोटे छोटे पन्ने रहते थे, पर कुछ पैकेट्स में मिली एक छोटी सी मोहर ने बीरबल की आंखें खुलवा दी। वही मोहर जो कुबेर की सरकारी फाइलों में कभी कभी दिख जाती थी। बीरबल ने ध्यान से उन मोहरों की बनावट और कारीगरी का मिलान किया और पाया कि वे उसी कारीगर द्वारा बनवाई गई थी जो कुबेर के पुराने समय के मित्र के लिए काम करते थे। यह सिलसिला अब एक बड़ा जाल बन चुका था। कई लोगों के छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। बीरबल ने पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए, कुछ गुप्त संदेश, कुछ बयानों के टुकड़े और एक झूठे विदेशी खत का असल रिकॉर्ड। उन्होंने इन सब को छुपा कर रखा और फिर एक सुनियोजित दिन चुना
जब वे अकबर के समक्ष सभी बातें प्रकट करेंगे। उस दिन जब बीरबल ने अपनी बात रखी तो दरबार में बैठे हर आदमी की आंखें एकदम तरह की जिज्ञासा से भर गई। बीरबल ने विस्तार से बताया कि किस तरह पत्र जले हुए किनारों पर रखे गए थे ताकि वे पुरानी मालूम पड़े, किस तरह मोहरों का इस्तेमाल किया गया और किस तरह कुछ लोगों ने प्रविष्टियों में छेड़छाड़ कर दी। उसने आखिर में कहा कि ये सब जाल केवल इसलिए बुना गया क्योंकि कुछ लोग बीरबल की प्रसिद्धि से डरे हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि एक बुद्धिमान सलाहकार राज्य की दिशा निर्धारित करे। हस्ताक्षर, साक्ष्य और गवाहों के बयान सुनकर कुबेर का चेहरा सख्त हो गया। कुछ उसके पक्ष में खड़े आदमी भी शर्मसार हुए। अकबर की आवाज ठंडी पर स्थिर थी। यदि तुमने साजिश रची है तो इसके परिणाम भुगतोगे। कुबेर ने बचने की कोशिश की पर सबूत इतने ठोस थे कि वो घिर गया। अंत में उसने सर झुकाया और माना कि उसने बीरबल को बदनाम करने का प्रयास किया था, पर उसने ये भी कहा कि उसने ऐसा राज्यहित में किया था। पर बीरबल ने उसे चुप करा दिया और कहा कि राज्यहित झूठ पर टिककर नहीं चलता। पर बीरबल ने इस कहानी को सिर्फ सजाइंजाम तक नहीं छोड़ा। उसने अकबर से प्रस्ताव रखा कि ऐसे झूठ और साजिश से निपटने के लिए दरबार में पारदर्शिता बढ़ाई जाए और लोगों को अदालतों में अधिक पहुंच मिले। साथ ही उन्होंने एक नया नियम सिफारिश किया कि महल के बाहर के व्यापारिक और प्रशासनिक दस्तावेजों की नियमित जांच की जाएगी ताकि कोई भी गुप्त पर्दा घटा न सके। अकबर ने बीरबल की बातों को मंजूरी दी और कुबेर और उसके सहयोगियों को दंड दिया गया, पर दंड कठोर होने के साथ साथ सुधारात्मक और सार्वजनिक शिक्षाप्रद भी बनाया गया ताकि भविष्य पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुबेर ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे दोषी सिद्ध न किया जा सके तो वो खेल बिगाड़ देगा। उसने महल के कुछ शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, जिनमें कुछ व्यापारी और कुछ उच्चपदस्थ अधिकारी थे, और उन्होंने मिलकर बीरबल के खिलाफ विरोध खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीरबल ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। उसने जाल बिछाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया और ये सब दरबार का अपमान है। कुछ ने तो अकबर से यह भी कहा कि बीरबल की लोकप्रियता और उनकी सलाह की वजह से सरकारी निर्णयों में बाधा आती है। बीरबल अब अकेले नहीं थे। उन पर जनता का विश्वास भी एक जटिल खेल बन गया था। अकबर घबराए नहीं, पर उनके होठों पर गहरी चिंता थी। उन्होंने सोचा कि यदि इस मामले को बलपूर्वक दबाया गया तो दरबार की छवि मिट सकती है, पर यदि बीरबल बेगुनाह निकले तो जिन लोगों ने उन्हें बदनाम किया था वे और अधिक ताकतवर बन जाएंगे। अकबर ने तर्क किया कि न्याय का फैसला तथ्यों पर होना चाहिए, न कि जनता की भीड़ पर। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे आत्मसमर्पण न करें, पर पूरी जांच में सहयोग करें। बीरबल ने शांत होकर कहा कि वे सच का सामना करने के लिए तैयार हैंकानी तैयार कर दी गई है। मैंने इसे कैनवास पर रखा है। नाम, दारू पियो खुलकर जियो, अकबर और शराबी की कहानी। बताइए, अगर आप चाहे तो मैं इसमें कोई बदलाव कर दूं या इसे किसी और फॉर्मेट जैसे डॉक्स, PDF में दे दूं। अकबर ने बीरबल को पहली बार उसी पहेली में उलझा दिया कि बीरबल खुद उलझा हुआ। यह घटना दरबार की हर बीट पर गूंज उठी और जो लोग वर्षों से बीरबल की सूझबूझ के कायल थे वे भी सोच में पड़ गए कि क्या आज बीरबल का दिमाग किसी अजीब जाल में फंस गया है। सब कुछ उसी शाम की बात थी जब हवा में सर्दी कुछ ज्यादा ही घुली हुई थी और महल के लोहे कुंडों से उठती भाप दरबार की दीवारों पर चमकती हुई दिखती थी। अकबर ने अचानक आदेश देकर दरबार में सभी को बुला लिया। उस दिन कवि, सेठ, सेनापति और बीरबल के साथ कई लोग मौजूद थे। अकबर का चेहरा सामान्य से अलग था। एक तरह की अतीव शांति और साथ ही भीतर कुछ चुभन। उनके हाथ में एक पुराना संदूक था जिसे लेकर वे हीरे पत्थर की तरह गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने संदूक को अपनी दाहिनी ओर रखकर कहा, आज मैं एक परीक्षा रखता हूं, पर यह परीक्षा तलवार या डर से नहीं, पर विचार से जुड़ी होगी। सबने सोचा अकबर कुछ नया न्याय सिद्धांत आजमाने जा रहे हैं। अकबर ने संदूक खोला और अंदर से एक छोटा सा शीशा निकाला। उस शीशे में कोई रंग भरा हुआ था, पर
रंग ऐसा था कि उसे देखते ही लगता था मानो आसमान का नीला और धरती की मिट्टी एक साथ समाहित हो गए हों। अकबर ने शीशे को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, तुमने कई बार मेरे प्रश्नों का हल किया है, पर आज मैं चाहूंगा कि तुम इस पहेली को सुलझाओ, पर इस बार नियम उल्टे रहेंगे। बीरबल ने अपनी आंखें चमकाई और मुस्कुराकर कहा, साहिब, नियम मेरे लिए नए हो या पुराने, समाधान वही है, सत्य और बुद्धि। बताइए क्या प्रश्न है? अकबर ने कहा, यह शीशा सिर्फ एक रंग नहीं रखता, ये रंग हर उस व्यक्ति के चेहरे का प्रतिबिंब बदल देता है जो इसे देखता है। पर नियम यह है कि तुम इस रंग का वर्णन करोगे बिना कि उसने किसे बदल डाला, और तुमको ऐसा करना होगा कि वही रंग तुम्हें अपनी तरह उलझा दे। तुम्हें इस तरह खोजना होगा कि तुम स्वयं ही अपने उत्तर के साथ विरोधाभास में न पड़ो। सब दरबारियों ने अजीब तरह की खीज और कौतूहल भरी नजरों से देखा। कई का मानना था कि अकबर खेल खेल रहे हैं, पर बीरबल ने कहा, समझ गया साहिब, पर आप बताइए, यदि जो मैं बताऊं वो खुद में विरोधाभास पैदा कर दे, तो क्या मैं उस विरोधाभास का हल ढूंढ पाऊंगा? अकबर ने गंभीर होकर कहा, वही मेरी चुनौती है। तुम ऐसा उत्तर दो कि वो सत्य होने के बावजूद तुम्हें उलझा दे। बीरबल ने शीशा हाथ में लिया। शीशे की ठंडक उनकी हथेलियों में पसरती चली गई। वे देखते हुए चुप रहे और अचानक अपने चेहरों की कई परतें खींचने। समय के साथ कुबेर के कुछ साथियों ने बीरबल के तरीके को समझना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने पछतावे में बीरबल को एक खुला पत्र भेज दिया, पर वो पत्र भी सिर्फ आधा सच कहता था। उसने लिखा कि उसने कुबेर के लिए कुछ मदद की थी, पर अब उसे खेद है। ये पत्र बीरबल के हाथ लगा और उसने उसे ध्यान से पढ़ा। पत्र में कुछ ऐसा लिखा था जो पूरी साजिश के एक कोने को उजागर कर देता था। वो कोना था एक नाम का, एक गुमनाम खरीदार का, जो अक्सर कुबेर के साथ व्यवसाय करता था। बीरबल ने उसी नाम को खोजा और पाया कि वो नाम एक बाहरी व्यापारी से जुड़ा हुआ था, जो राज्य के बाहर के कुछ व्यापार चक्रों में मशहूर था। इस व्यापारी के पास भेजे जाने वाले कुछ पैकेट्स में अक्सर छोटे छोटे पन्ने रहते थे, पर कुछ पैकेट्स में मिली एक छोटी सी मोहर ने बीरबल की आंखें खुलवा दी। वही मोहर जो कुबेर की सरकारी फाइलों में कभी कभी दिख जाती थी। बीरबल ने ध्यान से उन मोहरों की बनावट और कारीगरी का मिलान किया और पाया कि वे उसी कारीगर द्वारा बनवाई गई थी जो कुबेर के पुराने समय के मित्र के लिए काम करते थे। यह सिलसिला अब एक बड़ा जाल बन चुका था। कई लोगों के छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। बीरबल ने पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए, कुछ गुप्त संदेश, कुछ बयानों के टुकड़े और एक झूठे विदेशी खत का असल रिकॉर्ड। उन्होंने इन सब को छुपा कर रखा और फिर एक सुनियोजित दिन चुना जब वे अकबर के समक्ष सभी बातें प्रकट करेंगे। उस दिन जब बीरबल ने अपनी बात रखी तो दरबार में बैठे हर आदमी की आंखें एकदम तरह की जिज्ञासा से भर गई। बीरबल ने विस्तार से बताया कि किस तरह पत्र जले हुए किनारों पर रखे गए थे ताकि वे पुरानी मालूम पड़े, किस तरह मोहरों का इस्तेमाल किया गया और किस तरह कुछ लोगों ने प्रविष्टियों में छेड़छाड़ कर दी। उसने आखिर में कहा कि यह सब जाल केवल इसलिए बुना गया क्योंकि कुछ लोग बीरबल की प्रसिद्धि से डरे हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि एक बुद्धिमान सलाहकार राज्य की दिशा निर्धारित करे। हस्ताक्षर, साक्ष्य और गवाहों के बयान सुनकर कुबेर का चेहरा सख्त हो गया। कुछ उसके पक्ष में खड़े आदमी भी शर्मसार हुए। अकबर की आवाज ठंडी पर स्थिर थी, यदि तुमने साजिश रची है तो इसके परिणाम भुगतोगे। कुबेर ने बचने की कोशिश की, पर सबूत इतने ठोस थे कि वो घिर गया। अंत में उसने सर झुकाया और माना कि उसने बीरबल को बदनाम करने का प्रयास किया था, पर उसने ये भी कहा कि उसने ऐसा राज्य हित में किया था। पर बीरबल ने उसे चुप करा दिया और कहा कि राज्य हित झूठ पर टिककर नहीं चलता। पर बीरबल ने इस कहानी को सिर्फ सजाइंजाम तक नहीं छोड़ा। उसने अकबर से प्रस्ताव रखा कि ऐसे झूठ और साजिश से निपटने के लिए दरबार में पारदर्शिता बढ़ाई जाए और लोगों को अदालतों में अधिक पहुंच मिले। साथ ही उन्होंने एक नया नियम सिफारिश किया कि महल के बाहर के व्यापारिक
और प्रशासनिक दस्तावेजों की नियमित जांच की जाएगी ताकि कोई भी गुप्त पर्दा घटा न सके। अकबर ने बीरबल की बातों को मंजूरी दी और कुबेर और उसके सहयोगियों को दंड दिया गया, पर दंड कठोर होने के साथ साथ सुधारात्मक और सार्वजनिक शिक्षाप्रद भी बनाया गया ताकि भविष्य पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुबेर ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि उसे दोषी सिद्ध न किया जा सके तो वो खेल बिगाड़ देगा। उसने महल के कुछ शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, जिनमें कुछ व्यापारी और कुछ उच्चपदस्थ अधिकारी थे, और उन्होंने मिलकर बीरबल के खिलाफ विरोध खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बीरबल ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। उसने जाल बिछाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया और ये सब दरबार का अपमान है। कुछ ने तो अकबर से यह भी कहा कि बीरबल की लोकप्रियता और उनकी सलाह की वजह से सरकारी निर्णयों में बाधा आती है। बीरबल अब अकेले नहीं थे। उन पर जनता का विश्वास भी एक जटिल खेल बन गया था। अकबर घबराए नहीं, पर उनके होठों पर गहरी चिंता थी। उन्होंने सोचा कि यदि इस मामले को बलपूर्वक दबाया गया तो दरबार की छवि मिट सकती है, पर यदि बीरबल बेगुनाह निकले तो जिन लोगों ने उन्हें बदनाम किया था वे और अधिक ताकतवर बन जाएंगे। अकबर ने तर्क किया कि न्याय का फैसला तथ्यों पर होना चाहिए, न कि जनता की भीड़ पर। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे आत्मसमर्पण न करें, पर पूरी जांच में सहयोग करें। बीरबल ने शांत होकर कहा कि वे सच का सामना करने के लिए तैयार हैंकानी तैयार कर दी गई है। मैंने इसे कैनवास पर रखा है। नाम, दारू पियो खुलकर जियो, अकबर और शराबी की कहानी। बताइए, अगर आप चाहे तो मैं इसमें कोई बदलाव कर दूं या इसे किसी और फॉर्मेट जैसे डॉक्स, PDF में दे दूं। अकबर ने बीरबल को पहली बार उसी पहेली में उलझा दिया कि बीरबल खुद उलझा हुआ। यह घटना दरबार की हर बीट पर गूंज उठी, और जो लोग वर्षों से बीरबल की सूझबूझ के कायल थे वे भी सोच में पड़ गए कि क्या आज बीरबल का दिमाग किसी अजीब जाल में फंस गया है। सब कुछ उसी शाम की बात थी जब हवा में सर्दी कुछ ज्यादा ही घुली हुई थी और महल के लोहे कुंडों से उठती भाप दरबार की दीवारों पर चमकती हुई दिखती थी। अकबर ने अचानक आदेश देकर दरबार में सभी को बुला लिया। उस दिन कवि, सेठ, सेनापति और बीरबल के साथ कई लोग मौजूद थे। अकबर का चेहरा सामान्य से अलग था। एक तरह की अतीव शांति और साथ ही भीतर कुछ चुभन। उनके हाथ में एक पुराना संदूक था जिसे लेकर वे हीरे पत्थर की तरह गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने संदूक को अपनी दाहिनी ओर रखकर कहा, आज मैं एक परीक्षा रखता हूं, पर यह परीक्षा तलवार या डर से नहीं, पर विचार से जुड़ी होगी। सबने सोचा अकबर कुछ नया न्याय सिद्धांत आजमाने जा रहे हैं। अकबर ने संदूक खोला और अंदर से एक छोटा सा शीशा निकाला। उस शीशे में कोई रंग भरा हुआ था, पर रंग ऐसा था कि उसे देखते ही लगता था मानो आसमान का नीला और धरती की मिट्टी एक साथ समाहित हो गए हों। अकबर ने शीशे को धीरे से बीरबल के सामने रखा और कहा, बीरबल, तुमने कई बार मेरे प्रश्नों का हल किया है, पर आज मैं चाहूंगा कि तुम इस पहेली को सुलझाओ, पर इस बार नियम उल्टे रहेंगे। बीरबल ने अपनी आंखें चमकाई और मुस्कुराकर कहा, साहिब, नियम मेरे लिए नए हो या पुराने, समाधान वही है, सत्य और बुद्धि। बताइए क्या प्रश्न है? अकबर ने कहा, यह शीशा सिर्फ एक रंग नहीं रखता, ये रंग हर उस व्यक्ति के चेहरे का प्रतिबिंब बदल देता है जो इसे देखता है। पर नियम यह है कि तुम इस रंग का वर्णन करोगे बिना कि उसने किसे बदल डाला, और तुमको ऐसा करना होगा कि वही रंग तुम्हें अपनी तरह उलझा दे। तुम्हें इस तरह खोजना होगा कि तुम स्वयं ही अपने उत्तर के साथ विरोधाभास में न पड़ो। सब दरबारियों ने अजीब तरह की खीज और कौतूहल भरी नजरों से देखा। कई का मानना था कि अकबर खेल खेल रहे हैं, पर बीरबल ने कहा, समझ गया साहिब, पर आप बताइए, यदि जो मैं बताऊं वो खुद में विरोधाभास पैदा कर दे तो क्या मैं उस विरोधाभास का हल ढूंढ पाऊंगा? अकबर ने गंभीर होकर कहा, वही मेरी चुनौती है। तुम ऐसा उत्तर दो कि वो सत्य होने के बावजूद तुम्हें उलझा दे। बीरबल ने शीशा हाथ में लिया। शीशे की ठंडक उनकी हथेलियों में पसरती चली गई।
वे देखते हुए चुप रहे और अचानक अपने चेहरों की कई परतें खींचने लगे। उनकी आंखों में रहस्य था, पर वे हल्के हल्के हंस भी रहे थे। पहले तो सबने सोचा कि बीरबल कोई मजाक करेगा, पर बीरबल ने अपना सिर हिलाया और कहा, साहिब, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रंग किसे बदल देता है, पर मैं ये कहूंगा कि ये रंग हर व्यक्ति के भीतर एक सवाल जगा देता है। क्या मैं वही हूं जो मैं दिखता हूं, या मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं? उस वक्त दरबार में खामोशी थी। कुछ लोगों ने सर हिलाया, पर किसी के मन में भी उसे उलझाने की संभावना नहीं आई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यही बात तो तुमने कही, और वही बात तुम्हें उलझाने वाली बनेगी। क्योंकि अगर तुम कहते हो कि ये रंग आत्म परिवर्तन की दर्पण है, तो तुम स्वयं को परखते हो। अब बतलाओ, क्या ये रंग किसी के व्यवहार को बदलकर उसे वे नहीं बना देता जो वो नहीं है? बीरबल ने शीशे को उठाकर दीवार की ओर देखा। शीशा वहां के जलते चिरागों की रोशनी से खिल उठा और एक पल के लिए जैसे आत्मा का ही प्रतिबिंब बन गया। बीरबल ने कहा, साहिब, रंग बाहरी परिवर्तन नहीं कर सकता, पर वो उस व्यक्ति के भीतर छुपे हुए विचारों की धारा को बाहर ला सकता है। और जब विचार बाहर आते हैं, तब कर्मों की चुनौतियां सामने आती है। तभी अकबर ने दरबार का ध्यान आचार्य जी की ओर मोड़ा, जो कि ब्राह्मणों में प्रसिद्ध थे और जिनके शब्द हमेशा गंभीरता लिए होते थे। अकबर ने कहा, आचार्य, तुम बताओ, क्या बीरबल की बात सही है? क्या बाहरी प्रतिबिंब किसी को भीतर से बदल सकता है? आचार्य ने मनन करते हुए कहा, बाहरी प्रतिबिंब केवल उस दर्पण का काम करते हैं जो भीतर से पहले टूट चुका होता है। पर यदि दर्पण को देखकर मनुष्य परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन उसके भीतर का था, दर्पण सिर्फ इसकी आगाह करता है। यह सुनकर बीरबल के भीतर एक हल्की सी बेचैनी आई। वे महसूस करने लगे थे कि सवाल की गहराई कहीं अधिक है। अकबर ने तब प्रश्न को और उलझा दिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा प्रमाण दो जिससे कोई भी व्यक्ति ये न कह सके कि तुमने उसे मूर्ख समझा, यानी तुम्हारा उत्तर इतना ठोस हो कि कोई भी उसको उलझा न सके। बीरबल ने झट से उत्तर देने के बजाय थोड़ी देर की चुप्पी अपनाई। उनकी आंखों में कोई पुराना रिस्सा जागा। वे दरबारियों की ओर देखते रहे। उनमें कुछ स्वार्थी थे, कुछ दीन दुखी थे और कुछ निहायत चालाक। वे समझ गए कि इस पहेली का असली मंसूबा क्या है। ये केवल एक खेल नहीं, पर एक परीक्षा भी थी कि क्या बीरबल अपनी ही कल्पनाओं के जाल में फंस सकता है। बीरबल ने अपनी मशहूर चतुराई का परिचय देते हुए कहा, साहिब, मैं एक कहानी कहूंगा और आप बताएं कि कहानी में छिपा सत्य क्या है। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने कहा, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम रणधीर था। रणधीर ईमानदार था, पर उसे अपनी पहचान का संकट था। वो हमेशा दूसरे लोगों की बातें सुनकर स्वयं को ढालता रहता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया और उसने रणधीर को एक शीशा दिया, वही शीशा जिसमें रंग बदलने की शक्ति थी। अजनबी ने कहा कि यह शीशा तुम्हें वह दिखाएगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। रणधीर ने शीशा देखा और पाया कि उसमें उसका चेहरा कई बार बदल रहा है। कभी वो महान सैनिक दिखता, कभी एक कवि, कभी एक चोर। हर रूप में वो नई पीड़ा महसूस करता। बीरबल ने आंखें बंद कर ली और आगे कहा, रणधीर की आत्मा उलझन में आ गई। क्या वो वही है जो दिखता है, या वो वही है जो वो बनना चाहता है? शीशा उसे उलझा रहा था, पर असली उलझन तो उस समय आई जब उसने देखा कि हर रूप में लोग उसे अलग तरह देखते हैं और उसी दृष्टि से उसकी आत्मा भी बदलने लगी। बीरबल ने यहां रुककर कहा, अब आप बताइए, रणधीर ने क्या किया? दरबारियों ने हर किसी तरह के उत्तर दिए। किसी ने कहा कि रणधीर ने शीशा तोड़ दिया, किसी ने कहा कि उसने शीशा संभाल कर रखा और सीख लिया, पर बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, रणधीर ने शीशा रख लिया, पर वो खुद का हिस्सा खोजने निकला। वो अपने गांव के लोगों से मिलने लगा, खुद से सवाल करने लगा, और धीरे धीरे उसने जाना कि वो वही है जो उसके कर्म बताते हैं, न कि जो शीशा दिखाता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम कह रहे हो
कि शीशा केवल चेतावनी है, पर मन की पहचान कर्मों से ही आती है? बीरबल ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखें अब कुछ और कहना चाहती थी। वे बोले, साहिब, पर यह बात इतनी सरल नहीं, क्योंकि कर्म भी प्रेरित होते हैं सोच से, और सोच को प्रेरित करने का सबसे बड़ा कारण वही बाहरी संकेत है, जैसे ये शीशा। दरबार वाले चुप हो गए। बीरबल ने तब कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि रंग किसे बदल देगा, पर मैं कहूंगा कि जो इसके द्वारा बदलता है वो अक्सर वही होता है जो अंदर से भटका हुआ था। अकबर ने अचानक कहा, ठीक है, अब सीधा प्रश्न। मैं चाहता हूं कि तुम इस शीशे के रंग का नाम बताओ, पर नाम ऐसा हो जो स्वयं एक विरोधाभास पैदा करे, यानी नाम में ही उलझन हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं इसे नभभूमि कहूंगा। सबने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने बताया, क्योंकि ये नाम एक ही समय पर ऊपर और नीचे दोनों को दर्शाता है। नभ आकाश है, भूमि धरती, दोनों का मिलन वही है जो इस शीशे में दिखता है, ऊपर का नीचे में और नीचे का ऊपर में। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, पर उन्होंने कहा, यह नाम चाहकर भी सरल नहीं, पर अब यही उलझन की जड़ बनी। तुमने एक नाम दिया है जो खुद में विरोधाभास है, पर क्या तुम ये मानते हो कि यही नाम किसी को उलझा देगा? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, साहिब, नाम केवल ध्वनि है, प्रभाव वो तभी करता है जब लोग उसे अपने अर्थ से जोड़े। पर तभी, जैसा कि किस्मत ने लिखा था, वही हुआ जिसका अकबर ने अनुमान लगाया। बीच दरबार में बैठे एक युवक, जिसका नाम हरिनाम था और जो अपने पिता के व्यापार के कागजों में उलझा रहता था, उसने शीशा देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। हरिनाम ने शीशा के रंग में अपना अक्स देखा और वो सोचने लगा कि क्या वो वही है जो उसने अपने पिता की उम्मीदों में देखा था या कुछ और। उसने अचानक उठकर कहा, मैं बेचने वाला नहीं, मैं कवि हूं। और वो शब्द जैसे ही निकला, हरिनाम का हाथ लचक गया। बीरबल ने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, देखिए साहिब, मैंने कहा था कि ये शीशा कुछ लोगों के भीतर पहले से मौजूद उलझन को बाहर लाता है। पर अकबर के चेहरे पर अब एक अलग तरह की रोशनी आ गई। उसमें किसी तरह की खुशी और साथ ही एक तरह का तिरस्कार भी था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों का मतलब यह हुआ कि तुमने शीशे का अर्थ अपने अनुसार बताया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि इसका अर्थ किसी और तरह भी हो सकता है और तुम उस अर्थ में भी उलझ जाओगे? बीरबल ने कहा कि उन्होंने सोच समझ कर कहा, पर अकबर ने चुनौती दी, अगर मैं कहूं कि यह शीशा केवल उन लोगों को बदलता है जो खुद को बदलना चाहते हैं, तो क्या तुम्हारा उत्तर वही रहेगा? बीरबल ने कुछ पल के लिए अन्ने हुए आवाज में कहा, साहिब, मैं यही कहूंगा, पर यह तभी सच होगा जब बदलने का उद्देश्य स्वार्थ न हो। तभी दरबार में अकबर ने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, तो बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि कौन से बदलने का उद्देश्य स्वार्थ है और कौन सा बदलना नेक है? यह सवाल सीधे उस तरह का प्रश्न था जिसे बीरबल ने अतीत में कई बार हल किया था, पर इस बार सवाल का तरीका और अकबर की मंशा कुछ अलग लगी। ऐसा लग रहा था कि अकबर चाहते थे कि बीरबल अपने ही बनाए नियमों से उलझ जाए। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, साहिब, स्वार्थ जब व्यक्ति के भीतर भय और लालच से आता है तथा नेक उद्देश्य तब आता है जब वो सहानुभूति और दया से जन्मता है। पर अकबर ने कहा, पर बताओ, कैसे मापोगे? बीरबल की सोच थम गई। वो जिस तरह के प्रमाण और तार्किक तर्क देते आए थे, वे इस बार कुछ धुंधले से नजर आए। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, किसी का मुंह मुस्कुराना, किसी का हाथ थामना, पर अकबर ने हर उत्तर पर एक नई चुनौती जोड़ दी। एक समय बीरबल ने कहा कि नेक उद्देश्य को देखना कठिन नहीं, पर अकबर ने एक चुटकी ली और कहा, तुम क्यों मानते हो कि जो तुमको अच्छा लगता है वही नेक है? ये अलंकारित सवाल बीरबल के दिमाग में चुभ गया। वे चुप हो गए। दरबार के सभी लोग उनके चेहरे पर ध्यान देने लगे। बीरबल ने फिर भी संयम से कहा, साहिब, किसी कर्म का फल और उसकी पारस्परिकता ही मापदंड है। यदि कर्म से लोगों को दीर्घकालीन भला होता है
तो वो नेक माना जा सकता है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, पर कभी कभी वही कर्म जो एक के लिए भला है, दूसरे के लिए कष्ट भी दे देता है। फिर तुम किसे महत्व दोगे? ये प्रश्न जैसे किसी जाल में शिकार डाल रहा था। बीरबल के शब्दों की हर परत पर अकबर ने शंका रख दी। बीरबल को एहसास हुआ कि इस पहेली की असली चाल यही है। अकबर ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला दिया था जहां कोई भी निश्चित उत्तर अपनी सटीकता खो देता है। कई घंटे चले। दरबारियों की थकान, रात की चुप्पी और चिरागों की मंद रोशनी, पर बीरबल के आंखों में अब कुछ बदल गया था। वे खुद को खोजते हुए महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी तरक्कियों और कहानियों का सहारा लिया, पर हर बार जब वे जवाब देते, अकबर उससे एक कदम आगे निकल जाते और उसी उत्तर के वैकल्पिक पहलू खींच लाते। ये खेल धीरे धीरे स्मार्ट सवालों का युद्ध बनता चला गया, जहां पर बीरबल अपनी ही बुद्धि के घोंसले में फंसता दिख रहा था। फिर एक मोड़ आया जब बीरबल ने अपनी आखिरी तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, साहिब, ये पहेली एक बात पर टिकी है, इंसान की ईमानदारी। यदि कोई अपनी नीयत स्पष्ट रखे और सभी के सामने स्वीकार कर ले, तो चाहे शीशा कुछ भी दिखाए, वो अपना पथ नहीं खोएगा। पर अकबर ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, पर तुमने कभी नहीं कहा कि ईमानदारी किसके सामने सांस ले। क्या वो आत्मा के समक्ष, समाज के समक्ष या राजा के समक्ष होनी चाहिए? ये प्रश्न बीरबल के लिए नई उलझन लाया। वे जानते थे कि सच्चाई कई बार व्यक्तिगत भी होती है और सार्वजनिक भी, पर किसे प्रमुख माने ये तय करना आसान नहीं था। बीरबल ने कहा, ईमानदारी पहले आत्मा के समक्ष होनी चाहिए, तभी वो समाज के समक्ष टिक पाएगी। पर अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, और अगर आत्मा खुद भ्रमित हो तो? अब बीरबल ने अपने भीतर उस दायरे की पहचान की जिसका अकबर ने जाल बुन रखा था। ये जाल केवल बुद्धि का नहीं, आत्मा का भी सवाल था। वे चुप रहे और चिरागों की रोशनी में उनकी छाया बड़ी सी परतदार दिखाई दी। अचानक बीरबल ने आंखें खोलकर कहा, साहिब, फिर भी मेरे पास एक उपाय है। जो प्रश्न तुमने रखा है, वो जितना उलझा भी दे, उसका हल यह है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता को स्वयं परख कर बोले। हम दूसरों के दर्पण पर विश्वास करके नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करके अपने स्वरूप तय करें। अकबर ने ठंडे स्वर में कहा, पर तुमने अभी तक नहीं बताया कि शीशे का रंग क्या है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह रंग हर किसी के भीतर है। ये नाम नहीं लेता, इसका नाम वही है जिससे तुम खुद को पुकारते हो, पर मैं इसे आत्मिक प्रतिबिंब कहूंगा। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और बोला, तुमने कुछ कहा, पर क्या तुम अब भी उलझे बिना खड़े हो सकते हो? बीरबल ने एक क्षण ठहरा और फिर धीमी आवाज में कहा, यदि उलझन हमें हमारी सीमाएं दिखाती है तो वो उपयोगी है, पर मैं ये नहीं मानता कि उलझन हमेशा गलत है। अगर मैं उलझा हूं तो वो इसलिए है ताकि मैं और गहराई से देख सकूं। अकबर ने कुछ पल के लिए महल की ठंडी हवा में ध्यान दिया और फिर कहा, ठीक है बीरबल, तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धि की सीमा में भी विनम्रता का स्थान है। पर आज की इस परीक्षा का असर ये हुआ कि दरबार में बैठे सभी लोग ये समझ गए कि कभी कभी जो हम सुलझाते हैं वही हमें उलझा भी देता है, और ये अनुभव ही सिखाता है। बीरबल ने मुस्कान के साथ सिर झुकाया। वे जानते थे कि अकबर ने ये परीक्षा सिर्फ उन्हें उलझाने के लिए नहीं रखी थी, बल्कि दरबार के हर व्यक्ति को ये दिखाना था कि ज्ञान और अहंकार का संतुलन कितना नाजुक है। रात के आखिर में जब दरबार छूटा, लोगों की बातचीत में एक नई चपलता थी। कोई कह रहा था कि बीरबल गलत हो गया, कोई कह रहा था कि वो और भी महान हुआ, पर बीरबल के चेहरे की एक सुकून भरी परत सभी के मन में फूट रही थी। कई दिनों तक महल में यही चर्चा रही कि किस तरह अकबर ने बीरबल को एक ऐसी पहेली में उलझा दिया जो खुद बीरबल का प्रतिबिंब बन गई। पर बीरबल ने उस अनुभव को अपनी समझ में जोड़ लिया, और वो जान गए कि कभी कभी उत्तर खोजते समय प्रश्नों के सारे आयामों को स्वीकार करना भी ज्ञान की निशानी है। समय ने फिर वही राफ लिया। बीरबल ने अनेक पहेलियों को सुलझाया और अकबर ने अनेक बार उन्हें नाप जोखा,
पर उस रात की घटना एक मिसाल बन गई कि कैसे गुरु भी शिष्य की तरह सीख सकते हैं। और भी अजीब बात यह कि राजा द्वारा दिया गया प्रश्न कभी कभी स्वयं सवाल पूछने वाले को भी नए रूपों में बदल देता है। बिहू, अकबर ने साधुओं को गुलामी से राहत दी। ये वाक्य जैसे ही महल की मिट्टी पर गूंजा, हवा ने किसी पुराने संगीत की सरगम सी उठाई। लोग चौकन्ने हो गए, कुछ हंसे, कुछ आंखें नम हुई और कुछ के होठों पर एक तरह की अनिश्चित मुस्कान आ गई। पर यह निर्णय किसी क्षणिक दया का फलीभूत फल नहीं था। ये कई छोटी छोटी घटनाओं, एक साधु की कहानी और अकबर के विचारों के परिपक्व होने का नतीजा था। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब राज्य के बाहर के कुछ कस्बों और गांवों में एक नई परंपरा ने जन्म लिया। गरीबों के कर्ज बढ़ते चले गए, छोटे किसानों की जमीनें गिरती चली गई और कई ऐसे लोग थे जिन्हें काम के हिसाब में लोगों ने खरीदा और बेचा। एक तरह की गुप्त गुलामी। ये दुकान ठेले, खेत और घरों से भी अधिक गहरा था। ये आत्मा की गुलामी थी, जहां लोग अपने जीवन को जीने की आजादी के बिना दिन प्रतिदिन जिए जा रहे थे। महल का गौरव चमकता पर इन छिपे हुए दर्दों की चर्चा कम ही होती। एक दिन महल के पास से गुजरते हुए बीरबल ने एक ऐसी बात देखी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। एक बूढ़ा साधु जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें धुंधली थी, खाने के लिए किसी से भीख मांग रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन और कंधे पर एक झोला था, लेकिन उसकी आंखों में न जाने क्यों एक आग थी। बीरबल के पास जिज्ञासा ने कहा कि उसे पास बुलाया जाए। साधु ने धीरे से कहा, बेटे, मैं अनगिनत साधुओं में से एक हूं, पर आज मेरी पीड़ा अलग है। कई ऐसे साधु हैं जो नाम के लिए ही साधु पुकारे जाते हैं, किंतु असल में उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं। कई किसान और गांवों में साधुओं को बंदी बनाकर रखा जाता है, उनके क्लेश का लाभ लेने के लिए। बीरबल ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो साधु ने बताया कि कुछ धनिक लोग और जमींदार उन साधुओं को आकर्षित कर अपने स्थायी श्रेणी में बांध लेते हैं। उन्हें मुफ्त में खाना, आवास और कुछ सुविधाएं देकर उनका मानवीय स्वाभिमान छीन लेते हैं। वे साधुओं की आय और लोकप्रियता का स्वार्थपूर्वक इस्तेमाल करते हैं। साधु की बात बीरबल के मन पर तैर गई। उनके मस्तिष्क में प्रश्न उठने लगे कि क्या शासन का दायित्व केवल कर वसूली, न्याय और युद्ध तक सीमित है? क्या राजा का धर्म लोक की आत्मा की रक्षा नहीं है? बीरबल ने ये बात अकबर के पास रखी। अकबर, जो हमेशा धर्म, नीति और प्रजा के कल्याण पर विचार करते थे, गंभीर हुए। उन्होंने स्वयं उस साधु से मिलना चाहा। साधु ने अकबर के सामने वही बातें दोहराई कि कई साधु वास्तविक आजादी से वंचित हैं। कहीं उनके पास बंद दरवाजे हैं, कहीं उनके लिए तय लाइफ सिस्टम बना दिया गया है और कहीं वे अपने सहयोगियों की कठोरता के कारण सार्वजनिक सेवा करने में असमर्थ है। अकबर ने पूछा कि क्या साधु ने ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सुना है जो विशेष रूप से इन अत्याचारों में लिप्त है? साधु ने कहा कि कुछ जमींदारों और बड़े बंधुओं ने ऐसा किया है, पर असल समस्या यह है कि ये सब समाज के कुछ हिस्सों को सहज और नजरअंदाज कर देता है। लोगों को इस बात का पता ही नहीं चलता। अकबर के हृदय में सहानुभूति जागी, पर एक विचार ने भी उन्हें डरा दिया। यदि वे महल से आए हुए नियमों के द्वारा साधुओं को बचाते हैं, तो क्या वे किसी समुदाय की पुरानी परंपराओं में हस्तक्षेप कर रहे होंगे? क्या धर्म और राज्य का संबंध अलग होना चाहिए? अकबर ने महसूस किया कि ये एक नाजुक मामला है। धर्म की आजादी और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। उसके बाद अकबर ने एक छोटी सी जांच अभियान चालू करवाई। उन्होंने गांवों के मामलों की पड़ताल करने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा। बीरबल भी इनमें शामिल थे। उन्होंने पाया कि कई जगहों पर साधुओं का इस्तेमाल हो रहा था। किसी ने साधु को मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए ठहराया, किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल कर वसूल किया और कहीं कहीं साधुओं के ऊपर तरह तरह के वसूली के नियम थोप दिए गए थे। ये सब कुछ कानूनी परिधि में आता नहीं था। ये मानवीय जंजीर थी जिसे कानून ने देखा नहीं। बीरबल और अकबर ने मिलकर गहन विचार किया।
बीरबल ने कहा कि राज्य को केवल कठोर दंतु नीति अपनानी चाहिए या पहले समाज की सोच बदलनी चाहिए। अकबर ने पहचाना कि अगर वो गुप्त रूप से नियम बदलें तो बड़े जमींदार और प्रतिष्ठित लोग आक्रामक हो सकते हैं, पर यदि वे खुलकर कदम उठाएं और सच्चाई सामने लाएं तो जनता की हिम्मत भी बढ़ेगी। उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसा प्रयत्न करेंगे जो कठोर तो होगा ही, पर साथ ही लोगों के मन में परिवर्तन भी लाएगा। अकबर ने घोषणा की। उनके दरबार में उन्होंने कहा कि उनसे कोई धार्मिक व्यक्ति जो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, उसे उसकी आजादी के अधिकार से वंचित रखकर किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं माना जाएगा। साधु को किसी के बोझ के रूप में नहीं रखा जा सकेगा तथा किसी भी व्यक्ति या परिवार के द्वारा किसी साधु को उनके इच्छा के विरुद्ध रखा जाता पाया गया तो उस पर कड़ी सजा होगी। साथ ही अकबर ने राज्य के लिए एक विशेष मंच की स्थापना की जहां साधु अपनी दुख शिकायतें सीधे राजा के सामने रख सकेंगे। यह निर्णय कुछ दरबारियों को खटक गया। किसी ने इसे अकेले राजा की दया कहा, किसी ने यह माना कि इससे प्रथा अनुकूल व्यवस्था टूट जाएगी। पर अकबर ने निश्चय किया कि न्याय और इंसानियत से बड़ी कोई परंपरा नहीं हो सकती। पहले निर्णय के साथ छोटे छोटे चरणों की शुरुआत हुई। महल ने कुछ मानदंड बनाए। पहला कि साधु की शुद्ध इच्छा की कद्र होगी। दूसरा कि किसी भी व्यक्ति को साधु की स्वतंत्रता पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। तीसरा कि साधु अगर चाहें तो उन्हें राज्य की ओर से छोटी मोटी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे अपना स्थान स्वतंत्र रूप से चुन सकें। इससे मुख्य रूप से दो प्रतिक्रिया मिली। एक तरफ से साधुओं और आम जनता में खुशी हुई, दूसरी तरफ कुछ जमींदारों और प्रतिष्ठितों में नाराजगी फैली। एक बड़ा उलझाव तब आया जब गांवों के कुछ बड़े परिवारों ने कहा कि उनके यहां वर्षों से जो साधु मौजूद रहे हैं वे घर का हिस्सा बन गए हैं। वहां उनका कर्तव्य, स्थिति और कार्य वर्षों से बनी परंपरा रही है। इन लोगों ने कहा कि साधुओं का स्वतंत्र कर देना गांव की संस्कृति और धार्मिक व्यवस्था में दखल होगा। यहां बीरबल ने सावधानी से समझाया कि परंपरा जब अन्याय का रूप ले लेती है तो उसे बदला जाना चाहिए। इस बहस ने समुद्री लहर की तरह पूरे राज्य में डंका बजा दिया। लोग विभाजित हुए। अकबर ने शांतिपूर्वक कहा कि वे किसी की परंपरा नहीं तोड़ना चाह रहे, पर वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी वक्तव्य की आड़ में मानवता का हनन न हो। उन्होंने मंडलों में विचार विमर्श पर जोर दिया और बाकायदा एक समिति बनाई जिसमें साधु, ग्रामजन, कुछ धार्मिक लोगों और दरबारी प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति का काम ये योजना बनाना था कि कैसे साधुओं की आजादी की रक्षा की जाए और साथ ही धार्मिक संस्कृति का सम्मान भी बना रहे। समिति ने गहन विचार के बाद कई सुझाव दिए। पहला कि साधुओं को पंजीकृत किया जाए, पर यह पंजीकरण उनकी आजादी का विकल्प न बने। दूसरा कि साधुओं के लिए विशेष आश्रय तथा सहायता केंद्र खोले जाए जहां वे स्वयं के अनुसार ठहर कर सेवाएं दे सकें। तीसरा कि यदि किसी ने किसी साधु को जबरदस्ती रखा हो तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई हो। समिति के ये सुझाव क्रांतिकारी थे, पर वे सामाजिक संतुलन की दृष्टि से संतुलित भी थे। अकबर ने इन सुझावों को लागू करने का निर्णय लिया, पर एक बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। ऐसे कई साधु जो अपने ही जीवन में गहरे बंधे थे, वे खुद भी मुक्त होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके सामने आजादी का डर था। कौन उन्हें खाना देगा, कौन उनकी दिनचर्या का ध्यान रखेगा? यहां अकबर ने सोचा कि केवल कानूनी आजादी पर्याप्त नहीं है, उन्हें आत्मिक और आर्थिक सहारा दोनों देना होगा। महल के धन से कुछ कोष निकाले गए और ऐसे स्थानों पर आश्रय बनाए गए जहां साधु अपने तरीके से जीवन जी सके। उनमें भोजन, उपचार और शिक्षा की व्यवस्था रहे। साथ ही छोटे शेल्टर हाउसों में कला, श्रम और सेवा के प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई ताकि जो साधु चाहें वे कुछ आत्मनिर्भर काम सीख लें। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया स्वतंत्र साधु आश्रय। समय के साथ कुछ साधु स्वतंत्रता को स्वीकार कर गांवों और शहरों में घूमने लगे। वे फिर से भिक्षा नहीं मांगते थे, बल्कि लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने लगे।
कई युवाओं ने साधुओं के पास आकर बैठना शुरू किया और उन्होंने देखा कि अब साधु भी सामान्य जीवन की चुनौतियों को समझते थे। ये बदलाव धीरे धीरे समाज में एक नई सहृदयता और जागरूकता की लहर लेकर आया। परंतु हर कहानी की तरह यहां भी विरोध खामोश नहीं रहा। कुछ जमींदार और कुछ धार्मिक ठेकेदार जिन्होंने साधुओं से लाभ उठाया था, वे प्रतिशोध की योजना बनाने लगे। उन्होंने लोगों के बीच अफवाह फैलाई कि अब साधु पाखंडी हो रहे हैं, वे आध्यात्मिकता को बेच रहे हैं और उनका उद्देश्य प्रसिद्धि व लाभ कमाना है। ये अफवाहें कुछ समय के लिए लोगों के मन में शंका पैदा कर रहीं। लोग पूछने लगे कि यदि साधुओं का जीवन आराम और लाभ से भर जाएगा तो उनका आध्यात्मिक रूप कहा जाएगा। अकबर ने यह स्थिति भांपते हुए कहा कि यदि लोग साधुओं के बदलने से डरते हैं तो ये डर वास्तविक रूप में साधु समाज की कमजोरी है और इसे शिक्षा और संवाद से दूर किया जा सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि साधु आश्रमों में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जहां साधु अपनी सीख साझा करें और लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें। यह पारदर्शिता का हिस्सा था जिससे अफवाहों को रोका जा सके। धीरे धीरे देखा गया कि लोगों के साथ खुले संवाद के कारण अधिकतर आशंकाएं मिट गई। एक खास घटना ने पूरे राज्य का दृष्टिकोण बदल दिया। एक दिन महल के निकट एक बड़ा परिवार जिसकी बेटी की बीमारी जटिल थी, मदद के लिए आया। कई डॉक्टरों ने इलाज छोड़ा था, पर किसी साधु ने उस बच्ची के लिए औषधीय जड़ी बूटियां और ठोस सुझाव दिए। साथ ही कुछ साधुओं ने मिलकर उस परिवार के लिए आर्थिक सहयोग भी जुटाया। उस परिवार का दर्द जब जनवरी से जनवरी तक पहुंचा तो लोगों ने देखा कि साधु अब न केवल आत्मिक गुरु बने हैं, बल्कि मानव कल्याण के स्तंभ बन रहे हैं। ये दृश्य लोगों के मन में ये संदेश ले आया कि साधुओं की आजादी का अर्थ समाज के लिए एक सक्रिय योगदान है। समय के साथ ये नया नियम समाज में गहराने लगा। साधुओं की पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो गई, आश्रय केंद्र व्यवस्थित हुए और कई गांवों ने स्वयं सहायता समूह बनाए जो साधुओं और गरीबों की मदद करते थे। साथ ही अकबर ने कानूनों में यह प्रावधान रखा कि यदि कोई व्यक्ति किसी साधु को जुबानी या लिखित रूप से अपनी आजादी से वंचित रखता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना और सार्वजनिक अपमान का प्रावधान रहेगा, ताकि लोग इस अमानवीय प्रथा से डरें। बीरबल और अकबर ने देखा कि इन कदमों का असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी हुआ। लोगों में सहानुभूति बढ़ी, धार्मिक विचारों में अनुचित शक्ति का दुरुपयोग घटा और समाज का नैतिक चेहरा दमक उठा। बच्चे स्कूलों में साधुओं के साथ बैठकर सीखने लगे और गांवों में लोगों ने मिलकर छोटे छोटे मेलों और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया, जहां साधु अपना ज्ञान बांटते और लोग उन्हें स्नेह देते। वर्षों बीतने पर जब अकबर वृद्ध हुए, उन्होंने देखा कि उनके द्वारा शुरू की गई ये नीति न केवल कई जीवन बदल चुकी थी, बल्कि उसने राज्य में एक स्थायी मान्यता की परत जोड़ दी थी। ऐसी परत जो सत्ता से ऊपर खड़ी थी और जिसकी रक्षा सब मिलकर करते थे। कई साधु जिन्होंने पहले गुलामी का जीवन जिया था, अब समाज में एक नए स्थान के साथ उपस्थित थे। वे गुरु बन गए, शिक्षण केंद्र चलाने लगे और कईयों ने तो संगीत, वैदिक चिकित्सा और खेती के आधुनिक तरीके सिखाने की पहल की। कई लोग अकबर के पास आते और कहते कि ये निर्णय केवल एक राजा की दया नहीं बल्कि दूरदर्शिता थी। अकबर कहते, दया वह है जो छनकर नहीं होती, दया के साथ विवेक होना चाहिए। यदि दया सिस्टमिक नहीं होगी तो वो निकट भविष्य की असमर्थता बन जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हमें यह भी जानना चाहिए कि जब हम मानवता की रक्षा करते हैं तब हम राज्य की जड़ों को मजबूत करते हैं। कहानी इसी तरह समाप्त नहीं होती, क्योंकि समाज में परिवर्तन एक लहर की तरह है। एक कदम आगे बढ़ता है तो कई और कदम भी अपने आप उठते हैं। अकबर की पहल ने अन्य राज्यपालों और राजाओं के लिए भी एक प्रेरणा का काम किया और कई जगहों पर साधुओं की आजादी के लिए समान तरह की नीतियां अपनाई गई। कहीं कहीं इस परिवर्तन में अन्य परेशानियां भी आईं, लेकिन समग्र रूप से समाज ने ये सीखा कि मानवता की रक्षा
और धार्मिक स्वतंत्रता साथ साथ चल सकती है। अंततः वो बूढ़ा साधु जो बीरबल से मिला था, कई वर्ष बाद महल के निकट फिर आया। उसके चेहरे की शिकनें गहरी थी पर आंखों में शांति थी। उसने अकबर का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब साधु स्वतंत्र हैं और वे बिना किसी भय के अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये आजादी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, ये सबके लिए आत्मिक और सामाजिक आजादी बनी। अकबर ने उत्तर दिया, जब तक कोई व्यक्ति गुलामी के छाया में है, तब तक राज्य का गौरव पूरा नहीं होता। और इस तरह से इतिहास ने उस दिन को याद रखा जब एक समृद्ध साम्राज्य ने केवल शक्तियों की प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसने अपने सबसे कमजोर लोगों की आजादी की रक्षा की। और यही असली महानता थी। लोग आज भी उस समय की बातें करते हैं, कैसे एक राजा ने संवेदनशीलता और विवेक से एक अमानवीय परंपरा को चुनौती दी, कैसे बीरबल और अनेक साधुओं ने जनता के साथ मिलकर नई राह बनाई, और कैसे सरल सी मानवता ने सामाजिक गांठों को खोल दिया। उस निर्णय की अमिट छाप आज भी प्रजा के कई किस्सों और गीतों में सुनाई देती है कि स्वतंत्रता सिर्फ तलवार और कानून से नहीं मिलती, बल्कि न्याय, सहभागिता और मानवीय दृष्टिकोण से मिलती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति जब दिल से सोचता है तो वो न केवल नियम बनाता है, बल्कि एक समाज की आत्मा बदलता है। और जहां तक उस साधु का सवाल था, उसकी आंखों में आज भी वही आग थी, पर अब वो आग दूसरों के प्रति दया और सेवा की लौ बन चुकी थी। कहानी समाप्त होती है पर उसका असर जारी रहता है। सदियों बाद भी लोग उस दिन की बात करते हैं जब अकबर ने साधुओं को गुलामी से राहत दी और ये समझा कि न्याय और इंसानियत